Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Camera on करिए. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. सुबह सुबह लगता है लैपटॉप को ठंड लग रहा होता है, स्टार्ट ही नहीं होता है. Good morning. अभी 10 मिनट लगा है मुझे इसको स्टार्ट करने. चलो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैंने कहा था आप लोगों को वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, Good morning, ma'am. करने के लिए. गुड मॉर्निंग. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था ना. सॉरी, नॉट एक्सपोनेंशियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका एक्सपोनेंशियल पार्ट जो होता है वो आपको कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करना था, और बाकी का फर्दर कैलकुलेशन करना था, वो आपका हो जाएगा. इसी को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइसन प्रोसेस भी बोला जाता है, बट आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है. अभिषेक यादव, आकृति, अनुराग, कैमरा ऑन करो सब लोग. बार बार कैमरा ऑन करने के लिए बोलना पड़ता है. पूजा, प्रत्युष, भास्कर एंड अभिषेक. हाँ, ठीक है. तो क्वेश्चन बन जा रहा है, ये बताओ डेटा का. लास्ट क्लास में करके भी बताए थे, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, खुद से करना. सो बनना है, करके देखे हैं. Yes, ma'am. चलो, तो वो बन मैम जाए. एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है. हाँ, बहुत अच्छी बात है. मैम लेकिन एग्जाम में केस स्टडी भी आया है. तो केस स्टडी अभी उस पोर्शन में हम लोग करने पहुंचे नहीं ना थे, इसलिए वो मिल सकता है, मिल जाएगा. क्वेश्चन तो होता ही है, तो उसमें देखना ना, जो बुक में होगा ना, लास्ट में आपका कुछ केस स्टडीज होगा, वो Yes, ma'am. देखना पड़ेगा. तो जो पढ़े उससे रिलेटेड केस स्टडीज, उसका टर्म देखना पड़ेगा, बट इधर वाला पोर्शन कंप्लीट होता तो ना. चलो पहले इसको कर लो. सो एक्सपोनेंशियल पॉइसन का पोर्शन बन जाएगा. एक्सपोनेंशियल से अगर कैलकुलेशन करना है तो वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा. तो हम लोगों ने पढ़ा था उसके पहले, क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. उससे अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होगा तो वो मिल जाएगा आप लोगों को. सॉल्व कर लोगे. Yes, ma'am. अब उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है. और उसका भी कैलकुलेशन सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक ही साथ कर लो, क्योंकि सब मोर और लेस एक ही जैसा होगा. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही है? बाकी के लोगों को सुनाई दे रहा है? मैम आ रहा है. Yes, मैम आवाज आ रहा है. तो किसी का नेटवर्क इशू होगा, आप चेक कर लो एक बार, या फिर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो तो हो सकता है आ जाए. अब देखो, इसमें से कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को देखना, याद रखना बुक में, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे फीचर्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूजेस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक चीज बताया था, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स. वैसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से, जो कि होने का चांस बहुत ही कम है, सक्सेस मिलने का चांस बहुत ही कम है. जहां पे भी सक्सेस का चांसेस बहुत कम और बहुत रेयर होता है, उसी केस में आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स. विशाल, कैमरा ऑन करो सब लोग, मुझे बार बार ये चीज बोलने की जरूरत ना पड़े. तो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, इतना बच्चा जैसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा. ठीक है. सो यूजेस में आप लोगों का दिया है ना डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कब यूज होगा. आप सबसे पहले कभी भी कहीं भी वैसा सिचुएशन डिस्क्राइब कर लो. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे आपको होता है ना किसी पर्टिकुलर रोड में, कभी सुनते हो कि ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे वगैरह पे, उसमें पर्टिकुलर एरिया में कुछ होता है जहाँ बहुत रश हुआ, यहाँ पे जहाँ पे टर्निंग इस तरह का कुछ बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन एनी पर्टिकुलर रोड अगर निकालना हो, तो वो निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन.
या फिर अगर आपको जैसे कोई बुक है तो बुक रिव्यू होता है, कभी कभी बुक जब नया प्रिंट होता है ना, आपने सपोज आपने कोई बुक लिखी और उसका प्रिंट कराया, तो उस पे कुछ ना कुछ को रिव्यू के लिए भेजा जाता है कि उस बुक में कुछ एरर है या नहीं। तो उसमें एरर होने का चांस, तो ऑब्वियस सी बात है जितना बुक है वो पूरा का पूरा तो एरर नहीं रहेगा, लेकिन किसी किसी बुक में कभी देखे हो कि बहुत ही एरर दिखता है आपको, ऐसा कोई बुक मिला है अब तक? एरर ज्यादा होगा। ऐसे कुछ बुक्स देखिएगा जिसमें बहुत ज्यादा एरर है, तो उसमें ये है कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स ज्यादा हो गए, या फिर कभी कभी होता है ना कि आप कंप्यूटर में सारा कुछ सेव करके रखे और उसको प्रोटेक्ट करके नहीं रखे, तो टर्म्स इधर से उधर हो जाता है, तो उससे भी जो प्रिंट होता है वो गलत हो जाता है, या फिर कुछ टर्म्स रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का कुछ टर्म है तो किसी भी बुक में सपोज आप ऐसे अगर कुछ पढ़ाई करते हो तो क्या होता है, रेफरेंस के लिए क्या दिखाते हो, बुक, इस बुक में ये लिखा हुआ है मतलब ये सही है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, अकरेंस ऑफ एरर इन एनी बुक भी हो सकता है या नहीं? तो उस केस में आप उसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा टर्म जिसका प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 0 हो, मान लो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं और चले गए यूपीएससी का एग्जाम देने, और पता चला एनडीए का एग्जाम देने चले गए, सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। या फिर कुछ भी ऐसा जो कि अकरेंस का चांस, जिसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, वही आपका होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और वहां पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब खुद ही सोचो, अगर 1000 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 1000 कॉइन में सब पे, ठीक है, सब पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पे प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ एनी इवेंट जो है वो बहुत कम हो, तो फिर आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का कुछ फीचर्स और यूजर्स पढ़ लेना। फीचर्स मैंने बताया था, एक इसमें देखो, एक पैरामीटर होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें वेरिएबल्स का जो रेंज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। n जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो हमेशा बहुत ही लार्ज होगा, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बाइनोमियल में जो जो चेंज करोगे तो पॉइसन बनेगा, वो सारे उसके फीचर्स ही हैं। इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें पैरामीटर एक ही होता है, एक लेमडा ही है जो सब कुछ स्पेसिफाई करता है। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो वहां पे दो पैरामीटर होता है, एक टर्म NPQ है। तो NPQ में तीनों ही पैरामीटर है, लेकिन N और P अगर दो पैरामीटर पता है तो Q मिल जाएगा, या फिर N और Q पता है तो P मिल जाएगा। तो वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, जबकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक ही पैरामीटर होता है। और ये ऐसा एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर होता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें होता है सिंगल पैरामीटर, बट सिंगल ऐसा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सिंगल पैरामीटर होता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं जहां डिस्क्रीट नंबर्स पॉसिबल है। जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 एक नंबर ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं ना, उस काउंटिंग के फॉर्म में डिस्क्रीट नंबर्स का मतलब हुआ 1 इज अ पर्टिकुलर नंबर, 2 पर्टिकुलर नंबर, 3 पर्टिकुलर नंबर, 4 पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हो। 1 और 2 के बीच में 1.2 1.3 1.5 और इन सब का कंटिन्यूअस रेंज नहीं ले रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस रेंज ले लेते हैं तो उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड है तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे इसको ऐसे मान सकते हैं, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया लाइक ऐसे, अगर आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, याद है अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, मीन निकालते थे, सॉमेशन ऐसा कुछ लिखते थे, x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। अब 0 से लेके 1 तक में क्या कर रहे हैं, जब x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये पूरा वैल्यू मिल रहा है, x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है, दोनों को सम कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस में जो लोग पढ़े हो मैथ्स, उसको पता हो 1 के पे एक वैल्यू एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कभी भी 1.2 हेड तो नहीं आएगा। किसी भी कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में 1.2 हेड आएगा, 1.5 हेड आएगा, 2.5 हेड आएगा, नहीं आएगा। तो
वैसे केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट कहा जाता है जब आप 1 पे कर रहे हैं, 2 पे काउंट कर रहे हैं, 3 पे काउंट कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहां से लेके यहां तक का पूरा रेंज की बात करते हैं, वहां पे समेशन नहीं इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, जब इंटीग्रेशन टर्म आ जाता है तो उस केस में उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये सिंगल ऐसा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिस केस में आपके पास पैरामीटर्स एक ही होता है, एक ही लेमडा पैरामीटर है, मीन भी लेमडा था, वेरिएंस भी लेमडा निकला था, तो इस तरह से एक सिंगल पैरामीटर है जो कि डिफाइन करता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्म। चलो इसके बाद एक और डिस्ट्रीब्यूशन है, लिखिए तो जरा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है यहां से क्लियर होगा, तो लिखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, a continuous random variable, ये आपका बुक में जितना है उतना ही है और इससे ज्यादा कोई टर्म भी नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is said to be uniformly distributed। मैम फिर से बोलिए। A continuous random variable x is said to be uniformly distributed if it is given by if it is given by the PDF, if it is given by the PDF and PDF जो है that is equal to px is equal to 1 by बीटा माइनस अल्फा लिखा है तो बीटा माइनस अल्फा पे लिख लो, कुछ भी b माइनस ए भी लिख सकते हो, बीटा माइनस अल्फा। एंड यहाँ पे जो है वो अल्फा जो है that is less than equal to x and that is less than equal to बीटा। ठीक है, इसी रेंज के लिए ये डिफाइन है। हर डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने लास्ट में देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है उसके साथ एक ये टर्म डाला होगा इस तरह का कुछ। अब ये जो टर्म है वही बताता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज क्या है या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन किस टर्म के लिए डिफाइंड है। यहाँ पे इस टर्म को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक टर्म और इसके लिए इस्तेमाल होता है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, चाहो तो वहां पे लिख लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रैकेट में उसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर साइड में कहीं लिख लीजिए, क्योंकि दोनों ही टर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है और ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहने का सेंस क्या है, देखो जरा। रेक्टेंगुलर इसको क्यों बोलते हैं, ये देखो, x एक वेरिएबल है, इधर y एक वेरिएबल है, ठीक है। अल्फा और बीटा जो यहाँ पे लिखा है वो एक पॉइंट होता है। सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अल्फा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया। सपोज दिस पॉइंट इज बीटा, ये टर्म यहाँ आ जाता है, और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज पैरेलल टू x। अब ये जो अल्फा टर्म यहाँ होता है और ये जो बीटा टर्म यहाँ होता है, ये सब मिलके सब पॉइंट्स को जब मिलाते हो ना तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, आइदर रेक्टेंगल और एक स्क्वायर फॉर्म हो सकता है। तो ये जो रेक्टेंगल फॉर्म होता है ना, इसीलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का दो पार्ट है, एक कंटिन्यूअस एक डिस्क्रीट। सो दिस इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे है, देखिए, अल्फा एक पॉइंट है, बीटा एक पॉइंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है और इसका जो इनवर्स है वही प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, अब देखो क्या, b एक पर्टिकुलर, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करो। सपोज दिस इज 5, ये 5 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। सो जो 5 माइनस 3 अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 5 माइनस 3। तो ये जो टर्म होगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
समझ गए क्या है? यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स का जो रेंज है वो 3 और 5 के बीच में है। 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यही पीडीएफ, यही डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो कभी कभी जैसे मैंने कहा ना, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया गया है। कॉम्बिनेशन जो शुरू में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, वो किसके लिए था? जब आपने अलग अलग स्टूडेंट को, एक ही स्टूडेंट अगर 10 बार एग्जाम दे रहा है उस तरह का डिजाइन हो, या फिर अलग अलग स्टूडेंट्स अगर एग्जाम देते हैं और उसका रिजल्ट आता है, उसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप इस तरह से डील कर रहे हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर टेंडिंग टू 0 हो, मतलब रेयर इवेंट्स हो, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका होगा वो होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर इस तरह से एरिया इंस्क्राइब हो, कुछ एरिया का टर्म हो ए और बी, जैसे कभी होता है ना, मान लो किसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सपोज आपके पास पूरा एक प्लॉट है, उस प्लॉट के इस डिस्टेंस में आप कुछ बना रहे हैं, तो इसके सिलेक्शन क्या, पूरा इंटायर प्लॉट में इसके सिलेक्शन का चांस क्या है, इसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो टर्म दे रहा है वो आपका होता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। या फिर एक्स का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है तो ए और बी के बीच में आने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो बताएगा यूनिफॉर्म इवेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ये देखना है यहाँ पे। ये कभी कभी तुम्हारे पास बीटा अल्फा का डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा तो तुम उससे सिंप्लीफाई कर लोगे, और कभी कभी ये चीज नहीं भी दिया होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे इस केस में अगर मीन निकालना है तो μ1 लिखोगे, और μ1 का अगेन जो प्रोबेबिलिटी निकालते हो, मैंने एक टर्म डिफाइन किया था आपको, ये निकालने के लिए क्या करते थे, x इंटू पी एक्स करते थे, याद है? बताओ। यस मैम। अब तक तो यही करते थे, लेकिन जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कंटिन्यूअस में जो ये समेशन साइन है ना, वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आप अगर मान लो 2 से लेके 5 तक कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इंटायर रेंज का, अब अगर मान लो सपोज द वैल्यू ऑफ दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको 3 पे निकालेंगे, 4 पे निकालेंगे, 5 पे निकालेंगे, ये करते थे पहले। लेकिन 3 और 4 और 5 पे हमें पूरा अलग अलग नहीं निकालना, 3, 4, 5 पे निकालते हैं तो इसके बीच में 3.1, 3.2, 3.5 इस तरह का जो वैल्यूज है वो हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमें इंटायर एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, दैट मीन्स 3 से लेके 5 तक का पूरा वैल्यू चाहिए। समझ गए? अब ये करने के लिए क्या करना होता है, हमें इस इंटीग्रेशन का जो रेंज है, मतलब अल्फा बीटा जो है, इस अल्फा बीटा के रेंज में आपको क्या करना होता है, इस पूरे वैल्यू को x तो है ही नहीं इसमें, x इसका इंटीग्रेशन करना होता है 1/बीटा माइनस अल्फा dx। अब हो सकता है इसमें इंटीग्रेशन बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन करना हमें यही है कि उसका फॉर्मूला ये है कि जब आपको मीन निकालना हो फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है ये याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। और देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर लिखवा भी दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जब मीन निकालना होता है तो हमें इंटीग्रेट करना होता है, और किसमें इंटीग्रेट करना होता है, जो एक्स का यहाँ पे रेंज दिया रहता है ना, अल्फा से लेके बीटा तक, सो मिनिमम जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ लिखा जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ लिखा जाएगा, और जो फंक्शन प्रोबेबिलिटी px तुम लिखे हो उसको इस साइन के अंदर लिखोगे विथ dx। ये जो टर्म है वही होता है मीन डिफाइन करने का तरीका। अब यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है तब टर्म आता है, अब इस टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है, x इंटू एक्स समेशन x कर दो, हाँ x इंटू dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो कांस्टेंट है बीटा एंड अल्फा
क्या है, कांस्टेंट है। तो बीटा एंड अल्फा जब भी किसी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, समेशन साइन के अंदर कोई भी कांस्टेंट होता था तो उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल देते हैं। जब इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकालते हैं तो ये टर्म अल्फा, ये टर्म बीटा, और यहाँ पे आपका टर्म आ गया x इंटू डी एक्स। और x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किसी को याद है, किसी को पता है क्या होता है, जिसने पढ़ा हो? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, इनफैक्ट ऐसे बहुत ही लोग होंगे आई गेस। बताओ, कुछ ने, किसी ने पढ़ा है इंटीग्रेशन का ये फॉर्म? नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोगों को देख लो, एक ही टर्म ऐसा पढ़ना है, बहुत कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है। तो अब इसमें क्या होता है, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा ना वो याद रखना है, फिलहाल आपके लिए यही काम है। तो अब एक्स स्क्वायर, एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या करते हैं, ये भी एक चीज यहाँ हम बता देते हैं, एक्स का पावर 1 है तो उसमें एक पावर ऐड कर देते हैं, अगर पावर 2 यहाँ पे रहता तो एक पावर ऐड कर देते हैं, और जो ऐड करके आता है वो रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं। यही हमें करना होता है। अब ये जब करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई बीटा माइनस अल्फा। इतना करने के बाद यहाँ पे x का वैल्यू एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट का वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है बीटा का स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्म जो होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। तो इसको बाद में फर्दर यहाँ पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1 बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू 1/2, यहाँ पे बाहर कर लो, और जो ये टर्म लिखा है ना बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको तो शायद पता हो, ये पता हो सकता है बहुत लोगों को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा है ना पहले, सो बीटा माइनस अल्फा। अब बीटा माइनस अल्फा यहाँ पे देखिएगा आपके पास एक ही टर्म है तो कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो बचता है वो आता है बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो यही जो वैल्यू है वो मीन होता है, μ1 डैश। दिस इज द मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पे हो सकता है इंटीग्रेशन का स्टेप, तो स्टेप वाइज जो मैंने किया है वो लिख लो तो तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन बहुत लोग नहीं पढ़े हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा होगा। विशाल तुम्हारा फैन दिख रहा है, सीलिंग दिखा रहे हो तुम मुझे, शक्ल तो दिख नहीं रहा मुझे। हाँ चलो, प्रत्युष, कृष्णा, पूजा, कैमरा ऑन करिए, अदिति, सोनाली। मैम मेरे घर में बहुत आदमी आया हुआ। ठीक, चलो देखो क्या क्या स्टेप कर रहे हैं देख लेना। वही समेशन x इंटू पी एक्स था, तो समेशन x इंटू पी एक्स, तो पी एक्स की जगह ये आ गया, समेशन साइन को बस इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर दिए। अब इंटीग्रेशन समेशन करना आता है हमें क्योंकि वो सिंपल डेटा के टर्म से भी करते हैं और बचपन से करते आए हैं। प्रॉब्लम ये भी है, इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि आपको x dx रह जाता है अंदर 1 बाई बीटा माइनस अल्फा, बीटा अल्फा गामा इस तरह का नोटेशन अगर कहीं भी दिया है तो वो मान के चलना दैट इज अ कांस्टेंट। x y z u v w इस तरह का अगर टर्म दे रहा है देन दैट इज वेरिएबल। सो जनरल टर्म में जो यूज होता है, तो अल्फा बीटा है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। सो कांस्टेंट को बाहर इंटीग्रेशन में हो या समेशन हो, दोनों ही केस में दोनों का मतलब भी सम करना होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है ईच एंड एवरी पॉइंट को हम करते हैं,
जो कि मैंने बताया 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, 5 वैल्यू है। तो समेशन में हम 3 वैल्यू रख देंगे, जो रिजल्ट आएगा, 4 वैल्यू रख देंगे, जो रिजल्ट आएगा, 5 वैल्यू रखेंगे, जो रिजल्ट आएगा, सबको जोड़ते हैं। यही हम करते हैं समेशन में। बट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उस केस में जब आप वैसे करते हैं तो 3 और 4, सपोज इसी की बात कर लें, 3 और 4 जो वैल्यूज है, इसके बीच में अगर कुछ टर्म आ रहा है तो वो चीज मिस हो जाता है ना। 3 और 4 के बीच भी कुछ वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हम नहीं यूज करते व्हेन वी आर टेकिंग डिस्क्रीट नंबर्स, बट ये यूज होता है व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग इट। सो इंटीग्रेशन साइन में जो पॉइंट वाले वैल्यूज हैं वो भी यूज में आ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? चलो इसका म्यू2 डैश निकाल के तुम लोग बताओ लो मुझे क्या आ रहा है। करके देखो एक बार, प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा। वहां पे एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 कर दोगे, बाकी सारा टर्म सेम रहेगा। यहाँ बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब आएगा, बस यही चेंज आएगा। सोनल प्रिया करके देखो। यस मैम। मैम वो x1 है। कहाँ? क्या बोल रही हो, बोलो। मैम ये इंटीग्रेशन साइन है ना, अल्फा बीटा, हाँ तो एक्स यहाँ पे, एक्स है ना, और मैम वो उसके बगल में 1। 1 है। 1 1 मल्टीप्लाई, ये पहले वाला नहीं था फैक्टर, वो है। मैम हाँ मैम ये पूछ रही थी, एक्स हम्म स्क्वायर का जो ये बीटा होल स्क्वायर है मैम। हम्म बोलो बोलो बोलो। जी मैम, तो ये इसका होल स्क्वायर, ये वाला थोड़ा सा नीचे वाला समझा दीजिए ना। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये x dx है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जो कि तुम्हारे केस में आया होगा, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया होगा, और ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को में x को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अपर लिमिट, जो बीटा वैल्यू है वाला यहाँ पे, वो माइनस करते हैं जो लोअर लिमिट है वो। ठीक है, तो अब x को रिप्लेस कर दिया बीटा से, तो बीटा क्यूब हो जाएगा। यहाँ x को रिप्लेस कर दिया अल्फा से, तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा। ठीक है मैम म्यू2 डैश बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा बाई 3।
ठीक है, म्यू2 डैश आ गया ना उतना, ठीक है। अब म्यू2 डैश के बाद हमें वेरिएंस निकालना होता है, तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट तो हम डिराइव कर ही दिए एक ढंग से, ये टर्म वही रहेगा, बाकी सब आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये 1/3 है, यहाँ पे डिवीजन में 3 आ जाएगा। बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब जो होता है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला उस पर अप्लाई करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा, वो तुम्हारा आंसर है। तो वो म्यू2 डैश हो जाता है। अब देखो म्यू2 हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है एक्चुअल में वेरिएंस, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। सो म्यू2 डैश अभी जस्ट निकाले हो, क्या आया है बताओ जरा, बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा बाई 3। हाँ अल्फा बीटा होगा ना प्लस में, हाँ मैम। प्लस अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर एंड दैट होल टर्म डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। दिस टर्म माइनस म्यू1 क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आया था, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है, तो दिस टर्म डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोनों का। बेटा इसको हटा दो, पहले एलसीएम ही निकाल लो पहले इन दोनों का, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। अब 12 एलसीएम है तो 4 से सबको मल्टीप्लाई करो, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 टर्म आता है, 4 से इस टर्म का स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी क्या है अल्फा स्क्वायर। इसको अगर ब्रेक कर ले, हमने ब्रेक यहाँ पे नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ब्रेक करके क्या होगा प्लस 2ab, यही आएगा ना 2 अल्फा बीटा। अब इस टर्म में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस साइन हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा बीटा, यही आएगा, बोलो। बट यहाँ माइनस साइन है तो माइनस होगा, तो जो जो प्लस में है सारा का सारा टर्म माइनस में हो जाएगा, तो हम ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सबको माइनस में डाल देते हैं। जब सब माइनस में हो जाएगा तो वैल्यूज आपका कैंसिल करके जो आ रहा है, ये टर्म होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 6 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 12 तो रहना ही है, ये तो रिमूव होगा नहीं, तो आपके पास देखो 3 अल्फा स्क्वायर है, 4 अल्फा स्क्वायर है, बचेगा क्या अल्फा स्क्वायर, है ना, बचेगा। इसी तरह 4 अल्फा बीटा है, यहाँ 6 अल्फा बीटा माइनस में है, तो माइनस 2 अल्फा बीटा बचेगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा टर्म क्या आ रहा है, बीटा स्क्वायर में 3 बीटा स्क्वायर और 4 बीटा स्क्वायर, तो 1 बीटा स्क्वायर बच जाएगा, पॉजिटिव बीटा स्क्वायर बचेगा। तो अब जरा देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है वो वेरिएंस है। मीन आया था बीटा प्लस अल्फा बाई 2, और ये आया है वेरिएंस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वेरिएंस जो है वो ये आ जाएगा। तो ये वेरिएंस तुमको याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, रिजल्ट मत भूलिए, रिजल्ट याद रखिएगा। हर केस में आपको सॉल्व करना जरूरी नहीं है, और अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको रिजल्ट याद रखना ज्यादा जरूरी है, पीडीएफ याद रखना जरूरी है। पीडीएफ के साथ रेंज जो मैंने लिखा था साइड में एक्स, ये भी कभी कभी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, द रेंज। सो दिस इज अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा इसका रेंज है। तो कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए, मान लो सपोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का नाम अगर नाम ही बोलते हैं हम, तो आप याद रखो कि उसका पीडीएफ क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका मीन क्या है, उसका वेरिएंस क्या है। मिनिमम इतना टर्म आपको याद होना चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए बट मिनिमम इतना टर्म होना चाहिए।
उसका पीडीएफ क्या है, अगर ग्राफ है तो ग्राफ कैसा है वो, अल्फा बीटा उसका रेंज क्या है वो, उसका पीडीएफ क्या है वो, उसका मीन क्या है वो, उसका वेरिएंस क्या है, इतना कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल है तो बाइनोमियल के केस में उतना डिस्ट्रीब्यूशन का नाम, उसका पीडीएफ, उसका रेंज, उसका पैरामीटर, और अगर बाइनोमियल सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में बात कर रहे हैं तो उसका पैरामीटर क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द पैरामीटर्स। अल्फा और बीटा के बेसिस पे ही सब कुछ डिस्क्राइब होगा, क्योंकि ये ग्राफ जो आप बना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस पे ये बन रहा है, तो वो अल्फा बीटा जब तक नहीं पता होगा तो कहाँ से कहाँ लेके ग्राफ कैसे बना दोगे, नहीं बन सकता है। सो जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है उसी को हम यहाँ पे पैरामीटर्स बोल रहे हैं। जैसे उस केस में था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या लिखा था, e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा का पावर x और x फैक्टोरियल लिखा था। तो x फैक्टोरियल तो वो टर्म है जो हमेशा चेंज करेगा, x वो टर्म है जो चेंज कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फिक्स टर्म है, तो पूरा का पूरा फैक्टर, पूरा का पूरा पीडीएफ किस पे डिपेंड करता है, लेमडा पे। सो लेमडा इज द पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन का डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। बाइनोमियल के केस में n और p जो है वो पैरामीटर है, एक्सपोनेंशियल इस केस में लेमडा और ये, तो जो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जैसे इस केस में अल्फा और बीटा है, उसी को आप पैरामीटर बोल रहे हैं। तो ये इतना याद होना चाहिए। पैरामीटर्स कौन सा है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिस्ट चार्ट बनाने के लिए कहा था, याद है, नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पैरामीटर्स का एक लिस्ट बना दो, रेंज का बनाओ, पीडीएफ का बनाओ, मीन का बनाओ, वेरिएंस, एक लिस्ट पूरा बना लो। उस तरह से उसको याद रखोगे तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद जाएगा। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज और वो सब पता होना चाहिए, मीन वेरिएंस पता होना चाहिए। अब इसी केस में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बुक में देखो तो इससे क्वेश्चन है, कितने लोगों के पास अभी बुक है? मेरे पास। बस तुम्हारे पास है, और किसी के पास नहीं है? देखो ऐसे होगा आसपास तो एक बार चेक करो, एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, जहाँ पे एग्जाम्पल डिफाइन, 19। हाँ ठीक है ना। पेज नंबर कौन सा है? 78। 78, चलो ठीक है। 78 79 पे एक क्वेश्चन है, देखिए जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। The bus on the certain route run after every 20 minutes. If a person arrive at the bus stop at random, what is the probability that he has to wait between 5 to 15 minutes? Run after every 20 minutes, मतलब सिंपल सा है, px जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो दिया हुआ है 1/2, 1/20, रन आफ्टर एवरी 20 मिनट मतलब 1/2। ये 1/20 जो आप लिख रहे हैं वो रेंज बता रहा है कब, कहाँ से लेके x का वैल्यू जो है वो 0 से लेके 20 आ रहा है, क्योंकि 20 मिनट के हर इंटरवल पे है, तो यहाँ से जो गैप होगा फर्स्ट 0 यहाँ अभी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ के 20 मिनट बाद फिर नेक्स्ट 20 मिनट बाद, तो इस तरह से आ रहा है। सो इसका जो पीडीएफ फॉर्म हो जाएगा वो 1/20 ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि रन, क्वेश्चन क्या है, ही हैज टू वेट बिटवीन 5 to 15 मिनट, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x का वैल्यू 5 से लेके 15 तक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 से लेके 15 तक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो जिस तरह से हम लोग याद है कैसे कर रहे थे, निकाल रहे थे सॉल्व, इंटीग्रेट करना है। आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 5 से लेके 15 तक 1/20 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/20 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे dx है, x टर्म नहीं है, आप मीन नहीं निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अब जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका 1/20 एज इट इज छोड़ दोगे, यहाँ पे रेंज था 5 से लेके 15 तक, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ 5 लिखिएगा, यहाँ 15 लिखिएगा। तो अब ये जो 5 और 15 आपने लिखा है ये 1/20 रहेगा,
और आपको वही चीज बताया था, x का वैल्यू रिप्लेस कर दिया जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 15 माइनस 5, सो दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 20, सो 10 डिवाइडेड बाई 20 जो होगा वो हो जाएगा 1/2, सो देयर इज 1/2, 50% 0.5 है, हाफ प्रोबेबिलिटी है, जो कि वो 5 से लेके 15 मिनट तक वेट करेगा। 1/2। अगर इसी का रेंज बदल दोगे, बाकी कुछ तो वैल्यू बदलेगा नहीं, रेंज बदलना है, मगर मान लो 10 से 15 मिनट है तो ये 10 से 15 हो जाएगा यहाँ पे रेंज, तो बाकी यहाँ पे वैल्यू 10 कर दोगे, ये 15, 5 डिफरेंस आएगा, 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन और भी है कि गेट्स बस विद इन 10 मिनट, 10 मिनट तक उसको, 10 मिनट के अंदर उसको मिल जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 10 मिनट का के अंदर मिल जाएगा, मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, 0 से लेके 10 मिनट तक, सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/20 बाहर ही है, और इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ 0 से लेके 10 हो जाएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ ही आएगी, बिकॉज यहाँ पे x dx, सब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x dx में वही x का वैल्यू होगा 10 माइनस 0, तो 10 डिवाइडेड बाई 20, अल्टीमेटली ये भी 1/2 ही आएगा। सो यही टर्म आ रहा है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम है, ये इस तरह का ज्यादा पूछा नहीं जाता, ज्यादा केसेस आपके केस में पूछा जाएगा तो बाइनोमियल क्वेश्चन, और एक नॉर्मल है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उससे पूछा जा सकता है। अगर इसी में मान लो 16 to 18 मिनट में मिलेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, निकालो तो जरा तुम लोग। 16 to 18 में निकालो, निकालने का आने का प्रोबेबिलिटी, उसको 16 से, मैम फिर से 1/10 क्वेश्चन बोलिए ना। यही चीज करना है, 16 से 18 मिनट में उसको बस मिलेगा, इसका क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी 1/10 1/10, 2/20, 1/10, ठीक है, हाँ बस वही चीज करना है, ठीक है, यही बस है। हो गया, समझ में आ गया ना यूनिफॉर्म, सबसे इजी डिस्ट्रीब्यूशन यही है, मान के चलो सबसे इजीएस्ट, लेकिन सारे डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ कुछ कुछ, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्या है, अप्लाइड फील्ड में इसका ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। और क्या कहा जाए, जरा इसको कैलकुलेट करो तो, ये फ्रेम करना है क्वेश्चन में दिक्कत है। चलो देखो तो, प्रोबेबिलिटी एक px गिवन है इज इक्वल टू e to the power minus lambda to the power x by x factorial, एंड द वैल्यू ऑफ x जो है वो क्या होता है पता है ना, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इसलिए एंड टर्म नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू सपोज 6 है, एंड
आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 3। देखो तो जरा, बताओ क्या होगा, करो कैलकुलेट। देखो बन जाएगा ना। Yes, ma'am. क्या हुआ, बना? बना रहे हैं। मैम e का पावर -3 कैलकुलेटर नहीं है, कैसे निकलेगा? नहीं है तो फिर नहीं होगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही है यहाँ पे। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, बिना कैलकुलेटर के ये नहीं बन पाएगा। ई का पावर -6 होगा 0.0024। फिर से बोलना है क्या? 0.0024। करके देखो, तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया इसमें। 0 x का वैल्यू क्या करना है, सिंपली 0 रखना है। एक x का वैल्यू 0 पे कैलकुलेशन करो, x का वैल्यू 1, 2 और 3 पे कैलकुलेट करो और सबको जोड़ दो, फिर वही जो रिजल्ट आया दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, करिएगा इसको। मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग दूसरे एग्जाम में आएगा, मैंने पहले भी आया है, देखा है अपने क्वेश्चन। सो आया भी है यस मैम। तो फिर मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। मैम ऐसा कुछ नहीं है। इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 3 या 3 से कम होने का एक्सीडेंट बताओ। मैम 0.0276। 0.0276। यस मैम।
अच्छा ठीक है, और लोगों का आया है? ठीक है, तुम लोग इसको बनाओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, बिकॉज फिर अभी मेरी क्लास है। 0.1464. 0.1464। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, जो है देखना इसका, बाद में हम आंसर चेक करते हैं। ओके, ओके देन।